नमस्कार दोस्तों। आज का जो विषय है वो ये है कि लाल किताब कौन पढ़े, किसे पढ़नी चाहिए। मैंने कुछ लोगों से मुझे जानकारी मिली है कि इसके बारे में बहुत भ्रांतियां आ रही हैं। कुछ वीडियो भी बन रहे हैं कि लाल किताब उसको पढ़ना चाहिए, इसको नहीं पढ़ना चाहिए। कौन पढ़ सकता है, किसके ग्रह कहाँ बैठे हों वो पढ़े, नहीं तो कुछ नुकसान होगा। ऐसा इसके बारे में आज मैं आपसे बात करूँगा। लाल किताब एक बड़ी सरल विद्या है, बड़ी दैवीय विद्या है, जो पंडित जी ने अपनी सिद्धि से या अपने अथक परिश्रम से इसको बनाया है। और इस किताब का जो उन्होंने पहली लाइन है इसकी कि कर भला सो हो भला। तो यानी कि ये अगर आपके दिल में भला करने की यानी कि परोपकार करने की नीयत से आप इसे पढ़ते हैं तो ये आपको बहुत फलदायी रहेगी। आप इसे पढ़ सकते हैं। इसमें आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है। जब ये किताब पंडित जी की डेथ हुई 1982 में, उसके बाद थोड़ी सी ये पॉपुलर होनी शुरू हुई, क्योंकि पंडित जी के सामने तो कोई हौसला नहीं करता था अपने आप को लाल किताब का कोई जिक्र करने का कि मुझे लाल किताब आती है। तो उसके बाद धीरे धीरे ये जो लाल किताब के विशेषज्ञ समझो या जानकार समझो या ज्योतिषी समझो वो पैदा होने शुरू हुए। और उसके बाद 2000 के बाद तो ये जैसे मशरूम उगती है ऐसे गली गली में आजकल तो सभी। हालांकि मैं साउथ इंडिया गया तो वहाँ भी कुछ ज्योतिषियों से मुलाकात हुई। तो क्योंकि साउथ इंडिया में मेरा जो मैगज़ीन में एक स्टार ट्रेलर एक्सप्रेस स्टार ट्रेलर में मैं आर्टिकल लिखे थे 2000 में लाल किताब पे, वो बड़े पॉपुलर हुए। तो वहाँ पे कुछ लोगों से पत्राचार होता था। वो कहते थे कभी मद्रास या बेंगलोर आए तो मिलिए। तो उन लोगों से मिलना हुआ। वो वहाँ पे मेरा ख्याल है नाड़ी ज्योतिष का ज़्यादा प्रचलन है। तो उनसे भी जो विचार मेरे उनसे चले तो वो भी लाल किताब के उपाय कहीं ना कहीं वो प्रयोग में ला रहे थे। ये 2003-4 की बात है। तो उससे बड़ा अचंभा हुआ कि ये जो लाल किताब है वो अब तो साउथ में भी काफ़ी पॉपुलर है, क्योंकि इसके इंग्लिश संस्करण भी कुछ निकले हैं जो वो उनके लिए लैंग्वेज प्रॉब्लम है, वो इंग्लिश में पढ़ते हैं। तो लाल किताब किसको पढ़नी चाहिए। तो इसमें जब पंडित जी की डेथ हुई तो उसके बाद कुछ ज्योतिषियों के पास ये किताबें आई। कुछ पंडित जी ने किताबें छाप के फ्री में बांटी थी। जिन जिन के पास वो आ गई तो वो इसको एक तरह से अपना विशेषाधिकार यानी कि मोनोपोली समझने लगी कि ये विद्या हमारे पास आ गई। तो उन्होंने कुछ भ्रांतियां फैलानी शुरू कर दी कि लाल किताब घर में मत रखिए, लाल किताब रखने से ये हो जाएगा, लाल किताब रखने से क्लेश पड़ जाएगा, तो इसको मत पढ़िए, इसको ये करिए। मगर धीरे धीरे जैसे ज्योतिष का अब तो बहुत ही प्रचलन हो गया है, हर एक आदमी हॉबी की तरह तो पढ़ते ही पढ़ते हैं, वैसे प्रोफेशन में लोग बहुत आ रहे हैं। तो उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लाल किताब को पढ़िए। इसमें कोई अपना ग्रह ना देखिए कि आपका राहु कहाँ है। और उन्होंने ये कह दिया, वहम उड़ाया था कि राहु जिसका उच्च का हो वो पढ़ सकता है, क्योंकि राहु से विचार अपने आप आते हैं। और जो मंगल जिनका बहुत बढ़िया उच्च का हो वो पढ़ सकता है, ये लाल किताब है। मंगल खराब होगा तो लाल किताब खराब करेगी, ऐसा अपने अनुभव में आया कुछ नहीं। अब तो हज़ारों लोग इसे पढ़ रहे हैं, किसी का मंगल कहाँ है, किसी का कहाँ। तो इसमें लाल किताब पढ़ने के लिए आपको दो चीज़ों की आवश्यकता है। लाल किताब पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको वैदिक ज्योतिष आना बहुत ज़रूरी है। वैदिक ज्योतिष में आपकी जितनी पारंगतता होगी, जितने आप पारंगत होंगे, उतनी ही लाल किताब आपको पढ़नी या सीखनी बहुत आसान हो जाएगी। क्योंकि जो आप वैदिक ज्योतिष पढ़ते हैं तो उस वैदिक ज्योतिष पढ़ने से, वैदिक ज्योतिष एक अथाह समुद्र है, उसमें आपका जो दिमाग है काफ़ी खुल जाता है। तो आप ग्रह की उच्च नीच राशियाँ, ग्रह के भाव, ग्रह की दृष्टियाँ, वो आप अपने, हालांकि जो यहाँ की लाल किताब की दृष्टियाँ हैं उनका वैदिक ज्योतिष की दृष्टियों से फ़र्क है। उनके भावों में बैठे ग्रहों का फ़र्क है। जैसे वैदिक में कहते हैं 10वें घर में शनि हो तो बाप का साया बच्चे के जीवन में जल्दी उठ जाता है। और कहीं कहीं तो उसमें लिखा हुआ है मांसाहारी वगैरह में कि बच्चे की परवरिश बकरी करती है, यानी कि बकरी के दूध से बच्चा पलता है। मगर लाल किताब में लिखा हुआ है कि अगर शनि 10वें घर में हो तो उसके जातक के 39वें साल तक जातक का पिता जिंदा रहेगा। तो यानी कि कुछ इसमें विरोधाभास भी है। मगर लाल किताब में जो है, अगर आप इसमें विद्या में पारंगत हैं वैदिक में, तो आपको ये लाल किताब पढ़नी बड़ी आसान रहेगी। इसमें बिल्कुल विचार ना करिए कि आपका कौन सा ग्रह कहाँ है। अगर आपकी रुचि है, रुचि से ही आदमी, जिस चीज़ में रुचि होती है उसमें अभ्यास करने से या परिश्रम करने से आदमी पारंगत हो जाता है। तो इसमें इस प्रकार का कोई वहम ना करिए। तो आप इसको पढ़िए, मगर इसके पढ़ने के लिए आपको जो ज़रूरत है वो है ईमानदारी की। इसको ईमानदारी से पढ़िए।
इसको प्रोफेशन बनाइए, ज़रूर बनाइए, मगर ऐसा प्रोफेशन मत बनाइए कि यानी कि दूसरे आदमी को आपको कोई फ़ीस देने में तकलीफ़ हो या वो असुविधा इसकी महसूस करे। तो इसमें एक ये भी भ्रम फैलाया गया था कि लाल किताब के जो आप ज्योतिष करते हो तो इसमें आपको फ़ीस नहीं लेनी चाहिए। तो ऐसा भी इसमें कुछ नहीं है। जितने लाल किताब के पुराने ज्योतिष थे, मैंने जहाँ गांव में जाके भी देखे, वो सब फीस लेते थे। आप भी अगर मेहनत करते हैं फ़ीस लें, मगर सामने वाले जो आपसे पूछने आता है, प्रश्न करता है, उसकी जेब का ज़रूर ध्यान रखें, उसको एक्सप्लॉइट ना करें। उसको अगर आपसे मदद हो सकती है, अगर कुछ लोगों को फ्री भी आप इसको उपाय बताते हैं या किसी का फ़ायदा करते हैं, तो भी मतलब तो ये आपके लिए ज़्यादा उपयोगी रहेगी और आप लाल किताब को सीखने में नेचर भी आपकी मदद करेगी। तो मेरी ये बातें कि ये इसमें भ्रांति थी कि कौन पढ़े ना पढ़े, तो इसके लिए बस मैं यही कहूँगा कि अगर आप ऐसे ईमानदारी से और मेहनत से पढ़ते हैं, बार बार पढ़ते हैं, तो इसको पढ़ने में कोई दोष नहीं है। आप पढ़ें, आप प्रोफेशनल बनें, इसकी प्रैक्टिस करें, मगर एक ही ख्याल रखें कि ये परोपकार के लिखी गई किताब है, तो परोपकार को दिल में रखते हुए और इसमें कोई मनगढ़ंत वगैरह उपाय ना बताएं। किताब के व्याकरण के हिसाब से ही जो उपाय बनते हों या किताब में निर्देश दिया हो। अगर आपसे उपाय उस वक्त नहीं भी कोई बन रहा, तो कोई ज़रूरी नहीं कि जैसे आजकल कंप्यूटर में होता है कि आपने कुंडली दिखाई तो आपको 20 उपाय आ जाते हैं कि तिलक लगाइए, हरे कपड़े ना पहनिए, कान बिंदवा दिए, नाक बिंदवा दिए, उड़द फेंक दे, ये दान कर दे। ऐसा कुछ नहीं है। लाल किताब का जो कुंडली का सही विश्लेषण करता है जो ज्योतिषी, उसमें सिर्फ एक ही उपाय निकलता है, यानी कि जब कोई बीमारी होती है तो उसकी जड़ को पकड़ना होता है, तो वही एक दवाई दी जाती है। ऐसे ही इसका मुख्य रूप से 1 या 2 का उपाय बनते हैं। और इसके जो कंप्यूटर में भरे हुए उपाय हैं, यानी कि शनि 8 में है तो 8 किलो उड़द फेंका दो, अगर शनि 6 में है तो वो शीशी दबा दो, शुक्र वहाँ पे है तो ये कर दो। इसमें कई बार ऐसा होता है कि 2, 6, 8, 12, 2, 6, 8, 12 ये ग्रह आपस में मिल भी जाते हैं, यानी कि दूसरे चंद्र हो 8 में, शुक्र हो और इधर सूर्य हो 6 में और 12 में बुध हो, तो वहाँ पे एक नारियल का उपाय बन जाता है। एक ही नारियल से चारों ग्रह ठीक हो जाते हैं। तो ऐसे इस प्रकार का व्याकरण भी है इसमें। तो उपाय करते हुए लाल किताब आप पढ़िए, जो भी पढ़ना चाहे पढ़ सकता है, मगर इसका उपाय इतनी ध्यान से बनाइए, क्योंकि गलत उपाय से अगर उसका नुकसान ना भी हुआ करने वाले का, तो उसका टाइम वेस्ट ज़रूर होगा। उस टाइम वेस्ट करने के ज़िम्मेवार आप माने जाएंगे। तो इसलिए इसको बड़ी सावधानी से पढ़िए, बार बार पढ़िए। ये किताब आपको अपना भेद आप ही दे देगी और आपकी कुंडली में कौन सा भी ग्रह कहीं पे बैठा हो, सूर्य, चंद्र, मंगल, शनि कहीं भी बैठे हों, आप बेधड़क होकर इस किताब को पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।